जय हिंद साथियों, मैं विपिन कुमार आपके अपने चैनल निंगला उमराय स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए लगातार क्लासें चल रही हैं, जिसमें आज हमारी हिंदी की ये प्रैक्टिस सेट तीसरा होने जा रहा है। तो सभी साथी हमारे इस वीडियो के साथ अवश्य जुड़ें और जो भी लोग टॉपिक वाइज हिंदी को हमारे इस यूट्यूब चैनल से पढ़ना चाहते हैं, वो लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से टॉपिक वाइज भी हिंदी पढ़ सकते हैं। और अब मैं जो है ये मिक्स क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो इसमें मैंने उन बेहतरीन क्वेश्चनों का संकलन किया है जो कि परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए अब इसी के साथ आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है ऑप्शन ए वर्ड, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी शब्द, ऑप्शन डी वाक्य। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है शब्द। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सार्थक, जिसका कुछ सही अर्थ निकले उसे कहते हैं सार्थक। जैसे कमल, कमल क्या है? एक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और ये पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि या वर्ण। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो सार्थक इकाई होती है शब्द। पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है वर्ण। अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो उसे कहते हैं हम वाक्य। चलिए इसी के साथ आप अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 33। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 11। और यदि पूछा जाए कि बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 10। चलिए अब इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्न में से कौन सा मध्य स्वर है? कौन सा मध्य स्वर है? यानी कि जीभ के आधार पर जो स्वर बोले जाते हैं वो कौन कौन से बोले जाते हैं? एक होते हैं अग्र स्वर, दूसरे होते हैं मध्य स्वर और तीसरे होते हैं पश्च स्वर। जो जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। जो जीभ के मध्य वाले भाग से बोले जाते हैं उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। और जो जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं पश्च स्वर। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा स्वर मध्य स्वर है। ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है आ, ऑप्शन सी है ई, ऑप्शन डी है ऊ। तो इनमें से बताना है कौन सा मध्य स्वर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ वर्ड अकेला ऐसा है जो कि मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। अगर पूछा जाए आ, तो ये आएगा पश्च स्वर के अंदर। ऑप्शन सी है ई आएगा अग्र स्वर के अंदर। और ऑप्शन डी है ऊ, ये आएगा पश्च स्वर के अंतर्गत। तो प्रश्न में पूछा था कि कौन सा मध्य स्वर है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी के साथ अब चलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्न में से किसे अर्ध स्वर कहते हैं?
निम्न में से किसे अर्ध स्वर कहते हैं? ऑप्शन ए है या और वा, ऑप्शन बी है रा, ऑप्शन सी है ला, ऑप्शन डी है का। तो इनमें से कौन सा अर्ध स्वर है? तो अर्ध स्वर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या और वा। ये अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। और ऑप्शन बी है रा। रा कैसा वर्ण है? रा प्रकंपित या लुंठित वर्ण। ऑप्शन सी है ला। ला किस प्रकार का वर्ण है? तो ये आएगा पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत। और ऑप्शन डी है का वर्ग किस में आएगा? ये आएगा स्पर्श व्यंजन में। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी फारसी। तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी है फारसी भाषा का शब्द। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अगर पूछा जाए संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जबकि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, एड़ स्वर संधि और अयादित स्वर संधि। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 8। तो संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। अगर पूछा जाए कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक होती है अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। कौन कौन से? नंबर 1 हो जाएगा संयुक्त क्रिया, नंबर 2 हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, नंबर 3 हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 4 हो जाएगा नाम धातु क्रिया और नंबर 5 हो जाएगा कृदंत क्रिया। तो इस प्रकार संरचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं 5। और यदि पूछा जाए कि संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ब्राह्म चिन्हों की संख्या कितनी है? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ब्राह्म चिन्हों की सही संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 25।
तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ब्राह्म चिन्हों की कुल संख्या है 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ब्राह्म चिन्हों की संख्या होती है 20। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है? कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है? ऑप्शन ए अतिथि, ऑप्शन बी अतिथि, ऑप्शन सी आतिथि, ऑप्शन डी अतिथि। तो ये अतिथि की बर्तनी लिखी गई है। तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी बर्तनी शुद्ध है, ये आप लोगों को बताना है। अतिथि किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो इस प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अतिथि। अतिथि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अतिथि इस प्रकार लिखा जाएगा, तिथि के आगे लगेगा आ। अतिथि किसे कहते हैं? अतिथि कहते हैं जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो, उसे कहते हैं अतिथि। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है? कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है? इसमें भी बर्तनी दी गई है, ये 4 बर्तनी दी गई हैं। इनमें से कौन सी बर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए कवित्री, ऑप्शन बी कविइत्री, ऑप्शन सी कविइत्री, ऑप्शन डी कविइत्री। तो ये कवित्री की 4 बर्तनी दी गई हैं। इनमें से कवित्री किस ऑप्शन में सही लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कविइत्री। तो ये प्रश्न नंबर 10 में ऑप्शन नंबर सी की बर्तनी शुद्ध लिखी गई है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, आध्यात्मिक का सही विलोम बताइए। आध्यात्मिक का सही विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए भौतिक, ऑप्शन बी अलौकिक, ऑप्शन सी तनय, ऑप्शन डी पामर। तो आध्यात्मिक का सही विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आध्यात्मिक का विलोम होगा भौतिक। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कृष का सही विलोम बताइए। कृष का सही विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए केश, ऑप्शन बी बिटप, ऑप्शन सी हष्टपुष्ट, ऑप्शन डी भव। तो कृष का सही विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हष्टपुष्ट। कृष का सही विलोम होगा हष्टपुष्ट। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, सिखी का अर्थ नहीं है। सिखी का अर्थ कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी क्षत्रिय। तो इनमें से कौन सा सिखी का अर्थ नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्षत्रिय। क्षत्रिय सिखी का विलोम वो अर्थ नहीं होता है। क्षत्रिय जो है सिखी का अर्थ नहीं होता है, जबकि सिखी के अर्थ हैं मोर, पर्वत, अग्नि। ये सभी सिखी के अर्थ हो जाते हैं। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, सारंग का अर्थ नहीं है। सारंग का कौन सा अर्थ नहीं है? ऑप्शन ए सर्प, ऑप्शन बी सिंह, ऑप्शन सी भौरा, ऑप्शन डी बादक। तो सारंग का अर्थ
कौन सा नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाधक। बाधक सारंग का अर्थ नहीं है, जबकि सर्प, सिंह, भौरा ये सभी सारंग के अर्थ हैं और बाधक सारंग का अर्थ नहीं है। सारंग एक हिंदी में ऐसा शब्द है जो सबसे अधिक अर्थ रखता है। सबसे अधिक अर्थ रखने वाला शब्द कौन सा है? सारंग। सारंग के बहुत से अर्थ हैं। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। तो चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, रूपक होना चाहिए। चरण कमल बंदो हरि राई में रूपक अलंकार होगा। कौन सा? रूपक अलंकार होगा। इसमें ना तो अनुप्रास होगा, ना ही यमक, न श्लेष, न अतिशयोक्ति, क्योंकि इसमें बताया है कि चरण कमल बंदो हरि राई, यानी कि यहाँ पर कवि जो है प्रभु के कमल रूपी चरणों की वंदना कर रहा है। किसकी? कमल रूपी चरणों की। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई, रूपक अलंकार सही हो जाएगा। क्या होगा? रूपक अलंकार। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग और सगरी लंका जर गई, गए निशाचर भाग में कौन सा अलंकार है? हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग और सगरी लंका जर गई, गए निशाचर भाग। तो इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर है अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार है? यहाँ पर है अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि हनुमान की पूँछ में, हनुमान जी की पूँछ में आग लग भी नहीं पाई और सारी लंका जल भी गई और सारे निशाचर भाग गए। तो यहाँ पर जो उक्ति है ये बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बोली गई है। तो जिस भी वाक्य को कहीं पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताया जाए तो वहाँ होता है अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि दोहे का उल्टा कौन सा छंद होता है? दोहे का उल्टा कौन सा छंद होता है? ऑप्शन ए सोरठा, ऑप्शन बी रोला, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी बरबय। तो दोहे का उल्टा कौन सा छंद होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोरठा। दोहे का उल्टा होता है सोरठा। दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि इसी का उल्टा सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन बी है रोला। रोला छंद में क्या होता है? रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। ऑप्शन बी चौपाई। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ये भी एक सममात्रिक छंद है। ऑप्शन डी है बरबय। बरबय में क्या है? इसमें पहले और तीसरे चरण में 12-12 और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। यह एक है विषम मात्रिक छंद। चलिए इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि कुंडलिया छंद किस किस से मिलकर बनता है। कुंडलिया छंद किस किस से मिलकर के बनता है। ऑप्शन ए दोहा प्लस रोला, ऑप्शन बी दोहा प्लस सोरठा, ऑप्शन बी रोला प्लस उल्लाला, ऑप्शन डी दोहा प्लस चौपाई। तो कुंडलिया छंद किन छंदों से मिलकर के बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोहा प्लस रोला। दोहा प्लस रोला छंद मिलकर के बनता है कुंडलिया छंद। और ऑप्शन नंबर सी जो है रोला प्लस उल्लाला, रोला प्लस उल्लाला छंद मिलकर के बनता है छप्पय छंद। कौन सा? छप्पय छंद। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तुलसीदास द्वारा रचित जो श्री रामचरितमानस है इसमें कितने कांड हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 21। तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। तो रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा में लिखी गई है जिसमें 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? तो इसमें 7 कांड हैं। 7 कांड कौन कौन से हैं? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। जिसमें सबसे बड़ा कांड है बालकांड और सबसे छोटा कांड है वो है किष्किंधा कांड। अगर पूछा जाए कि रामचरितमानस का हृदय किस कांड को कहा जाता है तो रामचरितमानस का हृदय अयोध्या कांड को कहा जाता है। चलिए इसी के साथ आप अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है। ऑप्शन ए बालकांड, ऑप्शन बी अयोध्या कांड, ऑप्शन सी अरण्यकांड, ऑप्शन डी किष्किंधा कांड। तो इसमें अभी मैंने बताया कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है बालकांड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछा जाए सबसे छोटा कांड कौन सा है तो सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड। कौन सा? किष्किंधा कांड जो है ये सबसे छोटा कांड है और अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय कहा जाता है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन बी है व्यास सम्मान, ऑप्शन सी है सरस्वती सम्मान, ऑप्शन डी है भारत भारती पुरस्कार। तो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार ये 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के विजेता को 11 लाख रुपए पुरस्कार राशि प्लस वाग्देवी प्रतिमा जो कांस्य मूर्ति होती है इसके साथ एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा व्यास सम्मान की सम्मान राशि कितनी है। व्यास सम्मान की सम्मान राशि कितनी है। ऑप्शन ए है 4 लाख, ऑप्शन बी
5,02,000, ऑप्शन सी 11 लाख, ऑप्शन डी 15 लाख। तो व्यास सम्मान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो है व्यास सम्मान, जिसकी सम्मान राशि है 4 लाख रुपए। कितनी? 4 लाख रुपए। और जो है ये है 5,02,000। 5,02,000 किस सम्मान की राशि है? तो 5,02,000 रुपये ये भारत भारती पुरस्कार के लिए दिया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार जो है भारत भारती पुरस्कार, उसकी सम्मान राशि है 5,02,000 रुपये। और 11 लाख रुपए बांग देवी की एक प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र ये दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को। और ऑप्शन नंबर डी है 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए दिए जाते हैं सरस्वती सम्मान के लिए। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए बड़े घर की बेटी, ऑप्शन बी कफन, ऑप्शन सी मंगलसूत्र, ऑप्शन डी नमक का दरोगा। तो मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी है ऑप्शन नंबर बी कफन। मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी है कफन। और मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित पहली कहानी कौन सी है? वो है बड़े घर की बेटी। और मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? वो है मंगलसूत्र। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 24 के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, हिंदी साहित्य में प्रथम महिला उपन्यासकार कौन थी? हिंदी साहित्य में प्रथम महिला उपन्यासकार कौन थी? ऑप्शन ए साध्वी सती अबला, ऑप्शन बी कृष्णा सोबती, ऑप्शन सी मन्नू भंडारी, ऑप्शन डी ममता कालिया। तो इस प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साध्वी सती अबला जो है ये हिंदी साहित्य में प्रथम महिला उपन्यासकार हैं। चलिए इसी के साथ अब अगले और लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जज द्वारा मृत्यु दंड की सज़ा सुनाना, ऑप्शन बी अपना संबंध तोड़ लेना, ऑप्शन सी लिखे हुए को काट देना, ऑप्शन डी अनूठी उक्ति लिखना। तो कलम तोड़ने का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनूठी उक्ति लिखना। कलम तोड़ने का अर्थ है अनूठी उक्ति लिखना। इस प्रकार प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे कुल 25 क्वेश्चन। आप सभी को हमारे द्वारा ये तैयार किया गया कंटेंट कैसा लगा? अगर हमारे द्वारा तैयार किया गया कंटेंट आप लोगों को पसंद आता है तो सभी साथी हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। और जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग हमारे इस चैनल नंगला उमराव स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो थैंक यू साथियों। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। सभी भाइयों को हमारी तरफ से नमस्कार, राम राम, राधे राधे।